प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर और ये रहा आपका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखकर जरूर जाएँ। देखिएगा सारा का सारा सॉल्यूशन हमारे द्वारा ये तैयार कर लिया गया है और आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। तो चलिएगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का आपका कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। वीडियो को पूरा देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से ऐसा नहीं होगा जिसका कि उत्तर आज मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 से लेके 23 तक का फुल सॉल्यूशन आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा और इसका सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो देखिएगा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा यहाँ पर आप सभी को निर्देश दिए गए हैं, आपके हाथ में जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले आपको यहाँ से निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पेपर कैसा होगा और इसके सॉल्यूशन को आपको किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो पहला क्वेश्चन लिखा सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प किस प्रकार से आपको चुनने हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा उत्तरांचल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका उत्तर आ जाएगा महाराष्ट्र। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा उद्योगों का स्वामित्व के आधार पर ये विभाजित है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है। तो देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा गुजरात का गिर क्षेत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो देखिएगा किसके द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संविधान के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। तो देखिएगा इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया था संविधान में। अब इसके बाद में यहाँ से आपके रिक्त स्थान पूर्ति शुरू होते हैं। तो रिक्त स्थान पूर्ति में पहला तो ये लिखा है, इसमें आपको लिख लेना नहीं हुई है। दूसरे में क्या लिखना है, क्षेत्र में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो इस जगह पर आपको तृतीयक लिख लेना है। तीसरे में देखते हैं शोर नापने की इकाई क्या है, डेसिबल है। और उसके बाद में बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी लोग यहाँ से इसके पूरे सॉल्यूशन को देख जाएं और इनसे से इनको अच्छे से कंप्लीट कर ले जाएं। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये लिखा, श्रीलंका में सिंगली भाषा बहुसंख्यक है। और अगला क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध के पराजित हुआ। कौन से युद्ध में पराजित हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट, तो ये वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में है, केरल राज्य में है। और इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर को समझते हैं क्या लिखा है। यहाँ से आप सभी लोग इनको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, तो ये था लुई 16। उसके बाद में चोरी चोरा हत्याकांड कब हुआ, तो ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। तो देखिएगा भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना क्या कहलाता है। तो देखिएगा इसको कहा जाता है पर्यावरण प्रदूषण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा जाते हैं इनको कहते हैं पतझड़ वन। उसके बाद में देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिए गए हैं, देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, सही जोड़ी बनाएंगे। सही जोड़ी किस प्रकार से आपको बना लेनी है। पहला लिखा है, समान अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला और पुरुषों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति इसको कहते हैं नारीवादी। धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक।
जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी, व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने देने वाला व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष, और असिंचित भूमि सरकार द्वारा नहरों का निर्माण, और उसके बाद में फसलों का कम मूल्य सहकारी विपणन समिति, कर्ज भार कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से सही जोड़ी को देख लेंगे। और उसके बाद में यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख ले, क्या लिखे हैं, सत्य असत्य की पहचान कर लिखिए। तो इसमें पहला दिया गया है लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ से देख लें आप सभी लोग क्वेश्चंस को। जीडीपी के मदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 50% से 60% के बीच रही, तो देखिएगा ये बिल्कुल असत्य होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया था, असत्य होगा। पूर्ण स्वराज की मांग 1939 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में की, बिल्कुल सत्य होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी, ये भी असत्य होगा। बिना किसी पारिश्रमिक मेहनताना के किसी के काम करवाना बेकार कहलाता, बिल्कुल सत्य होगा। और देखिएगा अब यहाँ से शुरुआत होती है आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 23 तक के इन क्वेश्चंस की। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूँ। तो चलिएगा अब जल्दी से हम ये जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी के सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, A to Z हमारे द्वारा यहाँ से आप सभी को आपके जो क्वेश्चन है उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया जाएगा। आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप ना कर पूरा देख कर जरूर जाएँ, जिससे कि आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कल्पनादर्श यूटोपिया से क्या तात्पर्य है। तो देखिएगा इसका उत्तर ये लिखा गया है, देख सकते हो आप लोग, कल्पनादर्श यूटोपिया से क्या तात्पर्य है, सभी प्रकार के भेदभाव से अलग एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना जिसे वास्तविक रूप देना लगभग असंभव हो, कल्पनादर्श यूटोपिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं के बनाए रखने के पक्ष में थे। तो देखिएगा ये भी आपको यहीं पर इसका उत्तर मिल जाएगा, रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं को बनाए रखने के पक्ष में था। तो देखिएगा ये इसका उत्तर आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे, रूढ़िवादी सांस्कृतिक सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है जो कि पारंपरिक संस्थाओं और प्रथाओं को बनाए रखने के पक्ष में थे। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा यहाँ से शुरुआत होती है, बल्कान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों के आपको नाम बताने थे। तो देखिएगा क्या क्या होंगे, यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे। एक क्वेश्चन लिखा है, बल्कान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। तो देखिएगा ये इसका उत्तर दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, बल्कान क्षेत्र के अंतर्गत यूनान आता था, सर्बिया आता था, अल्बानिया, क्रोएशिया और बुल्गारिया आदि देश आते थे। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है, उदारवाद का अर्थ बताइए। तो देखिएगा उदारवाद का क्या अर्थ होता है, यहीं कहीं पर ये लिखा है, हम देखते हैं इसको, यहीं कहीं पर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो देखिएगा यहीं कहीं पर आप सभी लोगों को इसको नोट कर लेना है। चलिए अब मैं आपको अगला बताता हूँ। वैसे मैंने आपका जो मेन क्वेश्चन था उसका उत्तर तो बता ही दिया, ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन था, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिएगा बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट यहाँ से आप लोग कर लेंगे। बहिष्कार किसे कहते हैं, बहिष्कार का अर्थ है कि किसी वस्तु या सेवा का उपयोग करना बंद कर देना या उसका त्याग कर देना। स्वतंत्रता संग्राम के समय भारतीयों के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को नोट कर लेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था। यहीं कहीं पर आपको इसका उत्तर देखने को मिलेगा। चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिएगा ये इसका उत्तर लिखा है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध निम्नलिखित कारणों से किया था। इसमें एक भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। साइमन कमीशन द्वारा कुछ संवैधानिक बदलाव किए जाने की जो कि भारतीयों के अनुरूप नहीं थे। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है, ये दबाव समूह क्या है। दबाव समूह क्या है ये आपको देखना है। तो यहाँ से हम इसको भी देखते हैं कि दबाव समूह क्या है। ये लिखा गया है, सभी लोग देख सकते हो। दबाव समूह एक ऐसा संरचित समूह है जिसका लक्ष्य आम आदमी से संबंधित हितों के लिए सरकारी सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना, आम लोगों से संबंधित एक विशेष कारण की रक्षा करना है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ पर दिया गया है निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा निरंकुशवाद क्या होता है, यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे। देखिएगा ये लिखा गया है निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था से है जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई निरंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहते हैं जो अत्यंत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे पूरा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। सतत पोषणी विकास क्या है। सतत पोषणी विकास क्या है ये भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। चलिएगा अब समझते हैं कि कहाँ पर ये क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। सतत पोषणी विकास हम देख रहे हैं यहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिएगा अब इसको अभी छोड़ते हैं, जब तक हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अथवा में जो दिया गया है यहाँ पर भू संरक्षण के 2 उपाय बताइए। तो देखिएगा भू संरक्षण के 2 उपाय क्या क्या है ये लिखे गए हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हो पशुओं की नियंत्रित चराई पर नियंत्रण, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाना और वृक्षारोपण और वनारोपण किया जाना चाहिए जिससे कि भू संरक्षण को लाभ मिले। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, मगर फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है या राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ये लिखा है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ से देख लेंगे प्रचंड या गुप्त बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा प्रचंड बेरोजगारी या गुप्त बेरोजगारी क्या होती है ये आपको बताना है। ये भी आपको कहीं पर ये मिल गया, देख सकते हो क्या लिखा है। प्रचंड या गुप्त बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। प्रचंड बेरोजगारी के अभिप्राय ऐसी बेरोजगारी से हैं जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं किंतु वास्तव में उनकी उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात उन्हें यदि काम हो से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। ये मिल गया आप सभी को। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, इसमें प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, इसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसमें प्राकृतिक और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में मदद मिलती है। इस क्षेत्र की गतिविधियाँ वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती है, इसे तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो जैव विविधता क्या है, ये मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। देखिएगा जैव विविधता किसे कहते हैं ये आपको बताना है। चलिएगा अब इसके उत्तर को भी देख लेते हैं कि जैव विविधता क्या है और ये मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। यहीं कहीं पर इसका उत्तर है, देखते हैं कहाँ पर मिलता है ये। तो देखिएगा ये मिल चुका है इसका उत्तर। ये लिखा है जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। तो यहाँ से लिख लेंगे आप लोग जैव विविधता अन्य जीव और कृषि फसलों के विविधीकरण का प्रतीक है। ये मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारण क्या है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन कहाँ पर लिखा है, ये मिल गया, आप लोग देख सकते हो। जल दुर्लभता क्या है, स्थानीय स्तर पर जल की मांग को स्थानीय रूप से पूरा नहीं किया जा रहा है तो इस स्थिति को जल दुर्लभता कहा जाता है। इसके कारण क्या क्या है, बड़ी जनसंख्या और बढ़ती हुई जनसंख्या, पानी का अत्यधिक दोहन, पानी की अधिक उपयोग, कम वर्षा और जल प्रदूषण आदि इसके कारण हैं। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये मैंने बता दिया, असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। तो देखिएगा असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा ये आपको बताना है। यहाँ से आप लोग देख लेंगे, ये भी आपका 2 अंक में पूछा गया क्वेश्चन है। यहीं कहीं पर आपको इसका भी उत्तर देखने को मिल जाएगा। चलिएगा ढूंढते हैं कि कहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है। तो देखिएगा असहयोग आंदोलन का वैसे अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या क्या असर पड़ा था ये लिखा गया है। देख सकते हो ये लिखा है असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी। इसने देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को
हिला दिया, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और शराब की दुकानों को बंद करवाया गया, जिससे सरकार की आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ी बहुत राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि ये जो मैंने तैयार करवाया है मैंने अपने एक स्टूडेंट से तैयार करवाया है, मगर इस वजह से आपको थोड़ी सी राइटिंग समझने में दिक्कत आ रही होगी। बाकी मैं आपको पढ़कर भी आपको ये दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर क्या दिया गया है, असहयोग आंदोलन हमने समझ लिया था। अब इसके बाद में ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर रिपोर्ट लिखो। तो देखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आपको रिपोर्ट लिखना है। कहाँ लिखा गया है, देख सकते हो यहीं कहीं पर ये मिल गई आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर रिपोर्ट। तो यहाँ से आप लोग इस रिपोर्ट को पूरी तैयार कर ले, आप स्वयं इसको पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। कुछ इसमें अशुद्धियाँ हो सकती है लिखने में, क्योंकि ये मैंने मेरे स्टूडेंट से तैयार करवाया है। बाकी आप लोग समझ के इसको सही कर लीजिएगा जितना हो सके। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो देखिएगा इसके उत्तर को भी देखते हैं कि सामाजिक विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो ये इसका उत्तर मिल गया, यहाँ से आप लोग पूरा का पूरा नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है भारत की संघीय व्यवस्थापिका में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे एक अलग विशेषता बतानी है आपको। तो देखिएगा वैसे तो मैंने आपका इसका मेन क्वेश्चन का आंसर बता दिया था, आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया था। अब वैसे अगर आप लोग इसको चाहे तो तैयार कर सकते हो। देखते हैं ये लिखा है कि नहीं लिखा है। यहाँ पर ये मिल गया, तो ये वाला लिख सकते हो यहाँ से आप लोग, ये इसका आंसर है। और इसके अलावा कुछ इसका ये दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे इसको। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर से अब इसके बाद में अगर आगे देखा जाए कि आगे कौन कौन सी चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जा रही है, तो कुछ क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, देख सकते हो। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया? 3 अंक का एक क्वेश्चन है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा ये इसका उत्तर मिल चुका है, आप सभी लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। ये लिखा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया था। तो देखिएगा पूरा का पूरा उत्तर यहाँ पर लिखा है। 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक जगह से एक जुलूस शांतिपूर्ण गुजर रहा था, मगर अचानक ये जुलूस एक हिंसक टकराव में बदल गया और अधिकारियों ने गुस्से में आकर पुलिस वालों को पुलिस थाने में बंद कर दिया और थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ये बात जब गांधी जी को पता चली तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने आंदोलन वापस लेने का फैसला किया, क्योंकि आंदोलन अब हिंसक हो गया था। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, देख सकते हो। भारत के लोगों ने रोलर टैक्स का विरोध क्यों किया, लिखिए। देखिएगा किस वजह से रोलर टैक्स का विरोध किया गया था, आप सभी लोग यहाँ से इसको लिख लीजिएगा पूरा का पूरा। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, भारत में जल के स्रोत कौन कौन से, लिखिए। तो देखिएगा वर्षा जल, नदी जल, भूमिगत जल, यहाँ से आप सभी लोग इसको लिख लें। और यहाँ पर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये हमने देख लिया था। और एक ये वाला क्वेश्चन, बोलीविया में जन आंदोलन क्यों हुआ था, 3 कारण लिखिए। तो देखिएगा बोलीविया वाला क्वेश्चन कहाँ पर दिया गया है, देखते हैं। यहीं कहीं पर आपको ये मिल जाएगा कि बोलीविया में जन आंदोलन क्यों और कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो देखिएगा ये इसका उत्तर मिल चुका है, देख सकते हो। बोलीविया में जन आंदोलन क्यों हुआ था, 3 कारण लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से लिख लें, बोलीविया में जन आंदोलन के कारण निम्नलिखित है। क्या क्या है? पानी की कीमतों में वृद्धि, खाने के अनाज की कीमतों में वृद्धि, और उसके अलावा और क्या कारण था, ये था पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो, जन आंदोलन सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, कोई 3 बिंदु लिखिए। तो देखिएगा ये इसका उत्तर लिखा है, देख सकते हो यहाँ से। जन आंदोलन सरकारी नीतियों को निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए अधिकतर जन आंदोलन होते हैं जो सरकार को नियमों एवं कानूनों में बदलाव के लिए मजबूर करते हैं। तो पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसको उत्तर को नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा बांगर और भूमि और खादर भूमि में अंतर आपको बताना है। तो चलिएगा बांगर भूमि और खादर भूमि में अंतर को देखते हैं। तो ये लिखा गया बांगर और खादर भूमि में अंतर, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। ये पूरा का पूरा बांगर और खादर भूमि में अंतर दिया गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा गया है। भारत में जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, इसका उत्तर मैंने आपको अभी बता दिया था, देख सकते हो। ये यहाँ से आप लोगों ने नोट कर लिया इसको। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ से आप लोग देख लेंगे कहाँ पर था क्वेश्चन, हम यहाँ पर थे। धारणीता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा यहाँ से हम इसको समझते हैं कि धारणीता का विषय क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे, धारणीता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये पूरा का पूरा इसका उत्तर दिया गया है। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरी तरह से अच्छे से नोट कर लेंगे।
अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर जो दिया गया देख सकते हो क्या लिखा है, कहाँ पर थे हम, ये देख रहे थे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के 3 प्रावधान लिखिए। तो देखिएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2003 के प्रावधान क्या क्या है ये लिखे गए हैं। देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या प्रावधान है। अकुशल ग्रामीण श्रमिकों को साल में 100 दिन रोजगार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कोई भी अकुशल श्रमिक सरकार से 100 दिन का रोजगार मांग सकता है और काम न मिलने की स्थिति में सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो 3 इसके प्रावधान है ये, जो कि मैंने आपको लिखवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए। चलिएगा अब इसके उत्तर को देखते हैं कि नेपोलियन ने क्या क्या बदलाव किए थे अपने शासन वाले शासन क्षेत्र को। तो देखिएगा यहीं कहीं पर आपको ये मिल जाएगा, इधर तो ये नहीं दिया गया, शायद देखते हैं कहाँ पर लिखा है। तो यहीं कहीं पर इसका उत्तर होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तो नहीं है। चलिएगा पीछे देखते हैं कि नेपोलियन ने यहाँ से, देखिएगा ये मिल चुका है, आप सभी लोग देख सकते हो। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए क्या क्या किया था नेपोलियन ने। उसने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया तथा किसानों को जागीरदारी से शुल्कों से मुक्ति दिलाई। एक समान कानून व्यवस्था एवं मापतौल की एक पेशा प्रणाली लागू की गई। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन ये लिखा गया है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रव्यापी तनाव क्यों पनपा। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर ये जो दिया गया है इसको नोट कर लेंगे। बीएससी का अथवा है, शायद देख सकते हो ये 20 का अथवा ये दिया गया है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रव्यापी तनाव क्यों पनपा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का ये असरदार कारक था। तो देखिएगा नमक यात्रा की चर्चा आपको करनी है, कहाँ गई नमक यात्रा, देखते हैं यहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो, ये पूरा का पूरा इसका उत्तर है नमक यात्रा की। थोड़ा सा राइटिंग में ज़रूर आपको दिक्कत आ रही होगी समझने में, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट की है, उसी से मैंने पूरा ये तैयार करवाया था। महात्मा गांधी को देश को एकजुट करने के लिए नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दिखाई दिया। पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी वाले किसी हिस्से में महिला हैं, बताइए कि इस अनुभव को आप कैसे साझा करेंगी। तो देखिएगा इसके बारे में आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका उत्तर आप लोग किस प्रकार से लिखोगे। तो यहीं कहीं पर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा वैसे, और ये लिखा गया है इसका उत्तर, देख सकते हो। यहाँ से आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे पूरा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर दिया गया, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो आपने अपने आसपास देखे हैं। तो देखिएगा क्या क्या ऐसे चीज़ें हैं। तो देखिएगा ये यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के रोजगार की परिस्थितियों की तुलना आपको करनी है। तो संगठित और असंगठित क्षेत्रों की रोजगार की परिस्थितियों की तुलना यहाँ पर हमें करनी है, जिससे कि आप सभी लोगों को ये याद हो जाए। देखते हैं कि मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। चलिए तब तक हम अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तृतीयक क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में कैसे भिन्न, उदाहरण से समझाइए। चलिएगा अब इसके आंसर को देखते हैं कि तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से किस प्रकार से भिन्न हैं। तो देखिएगा यहीं कहीं पर इसका उत्तर होना चाहिए था, बाल्कन प्रदेशों में ये सारे। और देखिएगा संगठित और असंगठित में अंतर ये मिल चुका है, इसको भी नोट कर लेंगे आप सभी लोग। और इसका हिस्सा कुछ ये दिया गया है, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। अब इसके बाद में तृतीयक क्षेत्र का वाला क्वेश्चन ये मिल चुका है, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लें पूरा का पूरा और इसको नोट कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या कीजिए कि एक आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। तो देखिएगा ये भी आपको यहीं कहीं पर मिल जाएगा, ये देख सकते हो ये लिखा गया है। तो यहाँ से आप लोग इसके उत्तर को भी पूरा नोट कर लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आप सभी को एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर का दे दिया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सभी ने यहाँ से इसके सॉल्यूशन को भी नोट कर लिया होगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।